हेलो 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 वेलकम टू टेट प्रिपरेशन टीटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में 6 मार्च 2022 शिफ्ट 1 का पेपर एमपीटेट वर्ग 3 का मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी जो कि 2020 में प्रस्तावित थी और 6 मार्च 2022 में 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी और 6 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का ये पेपर है। इसका सीडीबी पोर्शन हम करने जा रहे हैं जिसके 30 प्रश्न होंगे। 121 प्रश्न नंबर से तो 150 प्रश्न नंबर तक 30 प्रश्न हम करेंगे इस वीडियो में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे हैं अभी वर्तमान में वे भी देख सकते हैं, वर्ग 2 वाले भी देख सकते हैं। जिस भी एग्जाम में सीडीपी आता है वो लोग ये देख सकते हैं। अब 121 प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। दिख रहा होगा आपको, 121 नंबर का प्रश्न है। देखिए लिखा है विच इज द मेंटल डिसीज, विच इज मेंटल डिसीज, कौन सा मानसिक विकार है। ऑप्शन ए दिया है टिटनस यानी कि धनुस्तंभ या टिटनेस भी बोलते हैं, बी है न्यूरोसिस यानी तंत्रिका रोग, सी है ड्रग डिपेंडेंस यानी नशीली दवाओं पर निर्भरता, या डी है अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म यानी शराबीपन, शराब पीना। अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म जो है अल्कोहल लेते हैं जो, शराबीपन ये मानसिक विकार है कि टिटनेस है कि तंत्रिका रोग है, न्यूरोसिस कहते हैं जिसे, या नशीली दवाओं पर निर्भरता। 10 सेकंड दिए आपको, सही जवाब दीजिए फिर डिस्कस करते हैं। मानसिक विकार कौन सा है, टिटनेस है कि ये तंत्रिका रोग है, तंत्रिका रोग मतलब माइंड से संबंधित, नशीली दवाओं पर निर्भरता है, या शराबीपन है। तो 121 नंबर का प्रश्न है जो तंत्रिका रोग है, तंत्रिका रोग मतलब जो तंत्रिका मतलब दिमाग से संबंधित, तंत्रिका मतलब दिमाग से संबंधित, न्यूरोसिस जो है वो तंत्रिका रोग, ये मेंटल डिसीज है। न्यूरोसिस जो है वो मेंटल डिसीज है, तंत्रिका रोग जो मेंटल डिसीज है। ठीक है, अगला करेंगे। 122 नंबर का प्रश्न है, लिखा है कूइंग एंड बेबलिंग इज रिलेटेड टू, कक्षा 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी में मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान एक विषय है, उसमें ये डिटेल से दी गई है कोइंग बैबलिंग बच्चों के बारे में, तो वो आपको पढ़ लेना है तैयारी करने के पूर्व ही कि एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं और 12वीं की बुक है मनोविज्ञान की। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसे पूरा पढ़ लीजिए। तो ये एमपीटेट में जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे खासे इसमें से लिए जाते हैं, या तो आपकी समझ में वृद्धि होगी और इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आप आसानी से कर पाएंगे। कूइंग और बेबलिंग इज रिलेटेड टू, थूकना और बबलाना, बबलाना, ब ब ब अ ब ब बच्चे करते रहते हैं। शुरुआती जो बोली बोलने से पहले माँ पा पा बा, इससे भी पहले जो बबलाते हैं बच्चे, उसका संबंधित ऑप्शन है सोशल डेवलपमेंट से है, सामाजिक विकास से है। ऑप्शन बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास से है। ऑप्शन सी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास से है, या ऑप्शन डी फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कूइंग और बेबलिंग जब बच्चे करते हैं तो किससे संबंधित होगा, बताइए। 10 सेकंड दिया आपको। तो कूइंग और बेबलिंग जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 123 नंबर का प्रश्न है, लिखा है बिहेवियर इज साइकोलॉजिकल स्टडी अकॉर्डिंग टू डैश, रिक्त स्थान के अनुसार व्यवहार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है किसके अनुसार, जो व्यवहार है वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसके अनुसार है। ऑप्शन है हरलॉक के अनुसार, ऑप्शन बी जेबी वाटसन के अनुसार, ऑप्शन सी एडलर के अनुसार, ऑप्शन डी फ्राइड के अनुसार। किसके अनुसार जो व्यवहार है वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, साइकोलॉजिकल स्टडी है बिहेवियर। तो व्यवहार के बारे में जिसने ज्यादा बताया, वही जिसने ज्यादा थ्योरीज दी हैं व्यवहार के बारे में,
वही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 123 नंबर का प्रश्न है जेबी वाटसन, इसका सही जवाब होगा व्यवहार जो है वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। जेबी वाटसन ने ये कहा था। जेबी वाटसन के अनुसार व्यवहार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। अगला प्रश्न 124 नंबर का देखेंगे। थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो छोटा कर लिया हमने, ये रहा, दिख रहा होगा आपको। देखिए, द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए फॉर प्रॉपर केयर ऑफ चाइल्ड, बालक के उचित देखभाल के लिए। ऑप्शन बी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन सी टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के विकास को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी टू चाइल्ड फॉर मेकिंग गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। बताइए, सही जवाब दीजिए कि जो जो द स्टडी ऑफ चाइल्ड है, स्टडी ऑफ चाइल्ड, बाल विकास का अध्ययन जो है वो महत्वपूर्ण है। तो किस लिए महत्वपूर्ण है? ए बी सी डी में से बताइए, 10 सेकंड दिया आपको। तो जहां भी सर्वांगीण विकास शब्द आ जाए वो हमारा सही हो जाएगा कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास स्टडी ऑफ चाइल्ड या चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी जरूरी है। अगला प्रश्न है 125 नंबर का। देखिए, 125 नंबर का प्रश्न है डिस्ग्राफिया। डिस डिस्ग्राफिया, ग्राफ आया है। डिस्ग्राफिया मीन्स लेखन विकार का अर्थ है। ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में कठिनाई। ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन राइटिंग, लिखने में कठिनाई। ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन ग्रेस्पिंग, समझने में कठिनाई। या ऑप्शन डी डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में कठिनाई। तो ग्राफ शब्द जहां भी आ जाए वो किससे संबंधित होगा? तो सही जवाब दीजिए। पहले 10 सेकंड दिए आपको, फिर मैं बताता हूँ। तो जहां भी ग्राफ शब्द आ जाए, डिसग्राफिया, डिस मतलब विकार, ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित है ये, तो लिखने में कठिनाई डिसग्राफिया कहलाती है। ठीक, अगला 126 नंबर का प्रश्न है। नीचे भी ऑप्शन है, छोटा कर लेते, देखिए। देखिए, हाउ डज द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड, बालक की विकास प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? ऑप्शन है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या सरल से जटिल की ओर। ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल की ओर। ऑप्शन सी स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। या ऑप्शन डी जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बालक की विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? बताइए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिए आपको। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी नहीं, जटिल से विशिष्ट से सामान्य नहीं, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक बढ़ती है। डेवलपमेंट प्रोसेस, ना कि फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, डेवलपमेंट प्रोसेस, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है सेफेलोपोडल लॉ इज एसोसिएटेड विथ डैश, मस्तिकाभिमुख नियम। सेफेलोपोडल लॉ रिक्त स्थान से संबंधित है। ऑप्शन है डेवलपमेंट यानी विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी ग्रोथ यानी कि वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन सी इमोशन यानी कि भावना से संबंधित है। या ऑप्शन डी मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता से संबंधित है। जो ये सेफेलोपोडल लॉ है, मतलब सिर से पांव की ओर, सिर से पांव की ओर, ये किससे संबंधित है? विकास से, कि वृद्धि से, कि भावना से, कि परिपक्वता से? बताइए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया। तो जो मस्तिष्क भूमिक नियम है, सेफेलोपोडल है, ये लॉ जो है वो विकास से संबंधित है, डेवलपमेंट से संबंधित है, कि सिर से पांव की ओर डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट। अगला 128 नंबर का प्रश्न है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड, प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है। प्रसव की अवस्थाएं कक्षा 11वीं और 12वीं में दी गई हैं एनसीईआरटी में। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड, प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए एक्सप्लोजन, निष्कासन। ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन, विस्तारण। ऑप्शन सी डेवलपमेंट, विकास। या ऑप्शन डी टोटल एक्सप्लोजन, पूर्ण निष्कासन। सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया।
प्रसव की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, बताइए। सही जवाब है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि विस्तारण। कॉन्टैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू प्रथम अवस्था प्रसव की होती है, लेबर की। अगला प्रश्न 129 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, देखिए छोटा कर लेते हैं इसको, साइज को, दिख रहा होगा आपको। ट्रिम्बलिंग, डिप्रेशन, फियर एंड फोबिया आर साइन ऑफ। हिलना, अवसाद, डर एवं भय के लक्षण है। ऑप्शन ए इपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के, ऑप्शन बी पार्किंसन डिसीज यानी कि मनोविकृति के, ऑप्शन सी मेंटल सिकनेस यानी मानसिक बीमारी के, ऑप्शन डी अल्जाइमर डिसीज यानी कि मानसिक गिरावट की। बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको, कि जो ये है ट्रेम्बलिंग, डिप्रेशन, फियर एंड फोबिया किससे संबंधित है, बताइए। तो डर, भय, अवसाद, हिलना, ये सब क्या है, मानसिक बीमारी है, मेंटल सिकनेस। अगला 130 नंबर का प्रश्न है, देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू जंग, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। व्यक्तित्व के प्रकार भी आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से, बड़ा सा टॉपिक है ये। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू जंग, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। ऑप्शन ए इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। ऑप्शन बी एथलेटिक एंड एक्सट्रोवर्ट, खिलाड़ी एवं बहिर्मुखी। ऑप्शन सी मिजोमॉर्फी एंड इंट्रोवर्ट, मध्याकृति एवं अंतर्मुखी। ऑप्शन डी सोशल एंड एम्बियंट, सामाजिक एवं उभयमुखी। तो इसमें अलग अलग व्यक्तित्व के प्रकार जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए, वो जोड़ के ऑप्शन बनाए गए हैं। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बताइए, 10 सेकंड दिए आपको, बताइए कौन से हैं इनमें से, ऑप्शन में से। तो एक ही जवाब सही है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी, ये जुंग के अनुसार है। बाकी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या क्या है वो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। फिर अगला है 131 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको। द डोमिनेंट एटीट्यूड हैज एन इफेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। बालकों के व्यक्तित्व पर प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी, असुरक्षा की भावना। ऑप्शन बी फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, श्रेष्ठता की भावना। ऑप्शन सी फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना। ऑप्शन डी फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की भावना। तो बालकों के व्यक्तित्व पर प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। डोमिनेंट एटीट्यूड हैज एन इफेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ, डोमिनेंट एटीट्यूड का क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें बताना है। कि नहीं तुम यही करोगे, तुमको बोल दिया कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे, तो ये डोमिनेंट एटीट्यूड हो गया पेरेंट्स की तरफ से। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, 131 नंबर का प्रश्न है, बताइए। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देता हूं। द डोमिनेंट एटीट्यूड हैज एन इफेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। बालकों के व्यक्तित्व पर प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप बच्चों को उसके मन के अनुसार कार्य नहीं करने देते, तब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। असुरक्षा की भावना होती है, कि श्रेष्ठता की, कि सहयोग की, कि आत्मविश्वास की। तो जब आप अपनी अपनी चलाएंगे, बच्चे की कुछ नहीं सुनेंगे, बच्चे का मन में विकार उत्पन्न होंगे, असुरक्षा की भावना आएगी, बच्चा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसलिए बच्चे की मर्जी हो, बच्चे को विश्वास मिले कि हमें कोई सा भी कार्य, कोई सा भी कोर्स जो भी आप दिलवाना चाहें वो करवाएं। ठीक। तो अगला प्रश्न है, अगला है 132 नंबर का प्रश्न है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। ऑप्शन ए ओनली हेरिडिटी, केवल अनुवांशिकता का। ऑप्शन बी अनब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, पालन पोषण, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, पालन पोषण एवं शिक्षा का।
ऑप्शन सी इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया से। ऑप्शन डी ओनली द एनवायरमेंट, केवल पर्यावरण। जो केवल केवल आ गया वो तो सही नहीं होता है। बाकी सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो किसका रिजल्ट है? हेरिडिटी का केवल, या केवल पर्यावरण का, या पालन पोषण और शिक्षा का, या इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का फल है मानव व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 132 का सी सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। 133 नंबर का प्रश्न है, इधर नीचे नहीं है, ठीक है। देखिए, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए जेंडर बायस का, लिंग भेदभाव का, या ऑप्शन बी जेंडर आइडेंटिटी का, लिंग पहचान का, या ऑप्शन सी जेंडर रिलेवेंस, लिंग प्रासंगिकता का, या ऑप्शन डी जेंडर कंसिस्टेंसी, लिंग स्थिरता का। जेंडर बायसनेस और जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रिलेवेंस, जेंडर कंसिस्टेंसी, इनके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। इस पर बहुत सारे प्रश्न आएंगे भविष्य में और आने वाले एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आप। तो जब टीचर है, शिक्षक है, शिक्षक कौन है? मेल, और लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, मेल की तरफ ही ध्यान दे रहा है, तो ये जेंडर बायसनेस है। क्या है? लिंग भेदभाव है, कि वो अपने ही जो जेंडर है, अपना ही जेंडर है, जो मेल जेंडर है, उसको पुश कर रहा है आगे की ओर, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसी को आगे बढ़ाना चाह रहा है शिक्षक, तो वो जेंडर बायसनेस होगा। इसी प्रकार शिक्षिका अगर लड़कियों की तरफ ध्यान दे तो वो भी जेंडर बायसनेस की कैटेगरी में आएगा। अगला 134 नंबर का प्रश्न है, देखिए, देखिए 134 नंबर का प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट नेसेसरी फॉर अ रिटार्डेड चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं पे हमें गौर करना है। ऑप्शन ए स्लो लर्निंग, सीखने में मंद गति। ऑप्शन बी फिजिकल डिफेक्ट, शारीरिक दोष। ऑप्शन सी लेक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन का अभाव, या ऑप्शन डी ओरिजिनलिटी, मौलिकता। बताइए, कौन सा घटक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? मंदबुद्धि बालक होगा, पर क्या घटक आवश्यक नहीं है कि ऐसा होगा तो ही मंदबुद्धि की कैटेगरी में आएगा? सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। सरल जवाब है इसका। तो स्लो लर्निंग हो ठीक है, फिजिकल डिफेक्ट भी हो सकता है, अमूर्त चिंतन का अभाव हो सकता है, लेकिन ओरिजिनलिटी किस में आएगी? तो सही साठ बालक में आएगी, इसमें जरूरी नहीं है ओरिजिनलिटी। मौलिकता का अभाव भी देखा जा सकता है मंदबुद्धि बालक। बाकी सीखने में मंदगति होगा, शारीरिक दोष भी हो सकता है, अमूर्त चिंतन का अभाव भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता होगा बच्चा। कि बताओ, दो हाथी या ताजमहल आगरा में है और ताजमहल के बारे में वो सोच नहीं पा रहा होगा, या जो भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप समझते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो 2 और 2 आपने बगैर उंगलियों के इशारे किए, बगैर कोई मूर्त वस्तु दिखाए उसको ऐसे पूछा कि 2 और 2 बताओ कितने होते हैं, तो वो नहीं बता पाए। और अगर आपने 2 ईंटें रख दी या 2 पेन बता के पूछा उससे कि बताओ 2 और 2, 1 और 1 कितने होते हैं, तो हो सकता है वो बता दे। लेकिन अगर आपने अमूर्त चिंतन करवाया बच्चे से और अगर वो करने में असफल है, तो वो मंदबुद्धि बालक की कैटेगरी में भी आ सकता है, और उसे अपग्रेड भी हम कर सकते हैं, पुश भी हम कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, उनके थ्रू हम मंदबुद्धि बालकों को भी अच्छी कैटेगरी में ला सकते हैं, अच्छे से पढ़ सके बच्चे। उनके लिए अलग से हम पाठ्य योजना बनाए, अलग से बहुत सारी विधियां हैं जिनसे हम ALM है, फिर दूसरी और विधियां एक्टिव लर्निंग मेथड्स है, दूसरी विधियां हैं, उनसे भी हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। फिर 135 नंबर का प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस।
निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है? मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रकार नहीं है, कौन सा? तो ऑप्शन ए लिंग्विस्टिक भाषाई, ऑप्शन बी स्पाशियल स्थानिक, ऑप्शन सी इंटरपर्सनल पारस्परिक, ऑप्शन डी एनालिसिस विश्लेषण। कौन सा प्रकार नहीं है? मल्टीपल इंटेलिजेंस का कौन सा प्रकार नहीं है? और कमेंट में आप बताएंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? बताइए, 10 सेकंड दिया आपको। कौन सा प्रकार नहीं है इनमें से? बताइए। देखिए, लिंग्विस्टिक है, स्पाशियल है, इंटरपर्सनल है, ये एनालिसिस नहीं है। तो जो नहीं है वही सही है, क्योंकि सही गलत प्रश्न पूछा है तो जो गलत उत्तर है वही सही उत्तर है हमारा। एनालिसिस विश्लेषण नहीं है, बाकी ये सब है। और भी है इसके अलावा, वो भी आपको कमेंट में लिखना है। टोटल 7 के समथिंग है, वो आपको बताना है। अगला 136 नंबर का प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। चलिए पहले प्रश्न पढ़ देता हूं मैं, फिर आपको ऑप्शन भी बता दूंगा। प्रश्न है, द फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ इज। IQ बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र है, क्या है? सी, ये क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, ये है। CA अपॉन MA इंटू 100, ये है। या ऑप्शन नंबर बी, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 है। या ऑप्शन सी, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू मेंटल एज अपॉन 100, या वास्तविक आयु एंड मानसिक आयु बटे 100। या ऑप्शन डी है 100 इंटू क्रोनोलॉजिकल एज या अपॉन मेंटल एज, यानी कि 100 गुणित वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। अब देखो, आपके लिए सरल कर देता हूँ, ये दोनों नहीं है, बाकी इन दोनों में से बताना है आपको। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से बताना है। ठीक, बताइए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से बताइए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिए आपको, सही जवाब दीजिए। तो सही जवाब है MA अपॉन CA इंटू 100। MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज मतलब CA क्रोनोलॉजिकल एज मतलब उसकी वास्तविक आयु हो गई, और मेंटल एज मतलब वो 6 साल का है, तो 6 साल के बच्चे के जितना दिमाग है कि नहीं उसमें, वो मेंटल एज हो गई। तो ये IQ ऐसे निकालते हैं। मेंटल एज जो भी उसकी 6 वर्ष की आयु में बच्चा हो सकता है, 10 वर्ष के बच्चे जितना समझदार हो तो 10 बटे 6 इंटू 100 हो जाएगी। ऐसे IQ निकालते हैं। ठीक, आगे 137 नंबर का प्रश्न, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ये बी वाला सही जवाब हो जाएगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल इंटू 100। फिर 137 नंबर का प्रश्न है, देखिए दिख रहा होगा आपको। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, द माइंड्स 3 कंपोनेंट्स आर। माइंड्स के 3 कंपोनेंट क्या है? फ्रायड के अनुसार मन के 3 घटक है। ऑप्शन है ईगो, इट, सुपर ईगो, ये अहम, ईद, पराहम, ये फ्रायड ने बताया था क्या? ऑप्शन बी अनकॉन्शियस, मोरल, इमोरल, अचेतन, नैतिक, अनैतिक। ऑप्शन सी ओरल, एनल, फैलिक, मौखिक, गुदा, लैंगिक। या ऑप्शन डी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक। फ्रायड ने के अनुसार मन के घटक बताने, फ्रायड के अनुसार। ठीक, बताइए, 10 सेकंड दिया। तो फ्रायड के अनुसार है इड, ईगो, सुपर ईगो। ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईगो, इड, सुपर ईगो। फ्रायड के अनुसार मन के घटक बताए। फिर अगला 138 नंबर का प्रश्न है, द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन इज। बच्चे के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव है। ऑप्शन है नन एग्जिस्टेंस, अस्तित्वहीन है। या ऑप्शन बी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब माता पिता के व्यक्तित्व का बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो पड़ता है, ये वाला गलत हो गया। वीकेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में सबसे कमजोर होता है बच्चा, जब छोटा होता है, जब सबसे कमजोर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी स्ट्रोंगेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत होता है। ऑप्शन डी कंसिस्टेंट अक्रॉस द लाइफ स्पेन, संपूर्ण जीवन काल में एक समान होता है।
सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको, सरल सा प्रश्न है, बताइए। तो नन एग्जिस्टेंस है, वीकेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड ये भी नहीं है, बाल्यावस्था में सबसे कमजोर थोड़ी सबसे प्रबल होगा। संपूर्ण जीवन काल में एक समान नहीं हो सकता है बच्चा बड़ा होकर आपकी बात न सुने। सही जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत होता है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ये इस दौरान आप बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी संस्कार दे, बच्चा आगे भटकेगा नहीं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्य अवस्था में सबसे मजबूत व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, माता पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ठीक, अगला 139 नंबर का प्रश्न है, You cannot teach a man anything, you can help him to find it within himself. Who said this? आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली ने कहा है, ऑप्शन बी H.C. मॉरिसन ने कहा है, ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी जॉन डीवी ने कहा है, ऑप्शन डी टीपी ग्रीन ने कहा है। किसने कहा है ये कथन? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कथन है कि आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप केवल उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, इसीलिए टीचर को मार्गदर्शक कहते हैं। तो 139 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड दिया आपको। आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, यू कैन नॉट टीच अ मैन एनीथिंग, यू कैन हेल्प हिम टू फाइंड इट विद इन हिमसेल्फ। आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। ये किसने कहा है? तो गैलीलियो गैलीली ने कहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला 140 नंबर का प्रश्न है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में योगदान देने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्तिगत कारक नहीं है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, प्रेरणा, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, रुचि, ऑप्शन सी एबिलिटी, योग्यता, ऑप्शन डी टीचर पर्सनैलिटी। नजर लिखा है इसमें, ये इंग्लिश वाला हम मान के चलेंगे, टीचर की पर्सनैलिटी। तो क्या व्यक्तिगत कारक नहीं है? अधिगम में योगदान देने वाला व्यक्तिगत कारक क्या नहीं है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड दिया आपको, बताइए। नहीं पे गौर करना है कि नॉट अ पर्सनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग। मोटिवेशन है, इंटरेस्ट भी है, एबिलिटी भी है, टीचर की पर्सनैलिटी कैसे? बताइए, 10 सेकंड दिया आपको। तो देखो, अधिगम मतलब सीखने में योगदान देने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो व्यक्तिगत कारक कौन कौन से है? तो मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा है, इंटरेस्ट रुचि भी है, एबिलिटी योग्यता भी है, टीचर की पर्सनैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। ठीक, अगला, अब जिसको सीखना है तो सीख लेगा। ठीक, अगला 141 नंबर का प्रश्न है, देखिए, As per Thomas P. Green, teaching is the task of a teacher which is performed for the dash of the child. थॉमस पी ग्रीन का ये कथन आ गया है, तो ये आपको याद रखना है। थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के रिक्त स्थान के लिए किया जाता है। ऑप्शन है बच्चे के अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी बच्चे की ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी बच्चे के एवोल्यूशन मूल्यांकन के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी बच्चे के डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए किया जाता है। जो टीचिंग है, शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है, जो टीचिंग है वो किसके लिए किया जाता है? बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो सबसे सही जवाब हो जाएगा विकास के लिए किया जाता है, डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। शिक्षण एक शिक्षक का कार्य जो बच्चे के विकास, डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। काय के लिए? डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। टीचिंग इज द टास्क ऑफ अ टीचर विच इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये किसने कहा है? तो थॉमस पी ग्रीन ने कहा है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न 142 नंबर का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आए थे एमपीटेट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए सॉरी, पहला कथन है विजुअल लर्नर्स लर्न बेटर बाय वाचिंग।
दृश्य शिक्षार्थी देखकर बेहतर सीखते हैं। विजुअल लर्नर टेक कॉपीज नोट्स। दृश्य शिक्षार्थी प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं, या दोनों सही है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक दिख रहा है? देखिए, पहला कथन है दृश्य शिक्षार्थी देखकर बेहतर सीखते हैं, तो ठीक है, सही बात है। दृश्य शिक्षार्थी प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते हैं, ये सही बात है क्या? कि जो दृश्य शिक्षार्थी जो देखकर सीखता है वो प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते हैं, कॉपीज करते हैं। तो ऑप्शन ए ओनली केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है। बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। कौन से नंबर का प्रश्न है? 142 नंबर का प्रश्न है, बताइए। तो बोर्ड के अनुसार दोनों, बोथ एक एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। लिखा है कि विजुअल लर्नर लर्न बेटर बाय वाचिंग, देखकर अच्छे सीखते। विजुअल लर्नर टेक्स कॉपीज नोट्स, टेक कॉपीज नोट्स। दृश्य शिक्षार्थी प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते हैं। बोर्ड ने दोनों को सही माना है, तो हम भी दोनों को सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 143 नंबर का प्रश्न भी इसी प्रकार का है, देखिए। Which of the following is are not true about visual learner? निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य शिक्षार्थी के बारे में सत्य नहीं है? पिछला जो प्रश्न है वो सत्य है, ये पूछा था। क्या पूछा था? कौन सा कथन सत्य है? अब ये सत्य नहीं है, ये हमें बताना है, जो देखकर सीखते हैं उसके लिए। ठीक, देखिए। तो पहला है दे आर बेनिफिट्स बाय, नॉट लिखा है, दे आर बेनिफिट्स बाय इलस्ट्रेशन एंड विजुअल प्रेजेंटेशन। वे दृष्टांतों और दृश्य प्रस्तुतियों से लाभान्वित होते हैं, ये सत्य बात है। ये तो सत्य बात है। जो सत्य नहीं है वो बताना। दे आर यूजुअली नॉट नीट एंड क्लीन इन देयर वर्क। वे आमतौर पर अपने काम में साफ सुथरे नहीं होते। साफ सुथरा होते हैं या नहीं होते, तो ये जरूरी है कि साफ सुथरे हो या साफ सुथरे न हो। तो आमतौर पर साफ सुथरे नहीं होते, न हो गए होने वाले हो। तो जो दृश्य विजुअल लर्नर है तो साफ सुथरे हो या ना हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। जरूरी थोड़ी है कि ना ही हो, साफ सुथरे ना ही हो। तो ऑप्शन ए है केवल एक। कौन सा सही नहीं है वाक्य, वो हमें बताना है इन दोनों में से। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो वाला, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। 143 नंबर का प्रश्न है, कौन सा गलत है आपको बताना है। कौन सा कथन गलत है? तो ये वाला तो ठीक है, सही लग रहा है। ये वाला दे आर यूजुअली नॉट नीट एंड क्लीन इन देयर वर्क, वो अपने काम में साफ सुथरे नहीं होते आमतौर पर, ये तो धारणा ही गलत है। तो ये वाला बी वाला जो गलत है वही सही है। जो गलत पूछा है हमसे तो बी वाला गलत है। तो बी वाला, ये दूसरा गलत है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे लिए, केवल दो। अगला 144 नंबर का प्रश्न है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी एज सजेस्टेड बाय थर्स्टन। निम्नलिखित में से कौन सा थर्स्टन द्वारा सुझाई गई प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नहीं। कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए नंबर यानी कि संख्या, ऑप्शन बी मेमोरी यानी कि स्मृति, ऑप्शन सी परसेप्शन स्पीड यानी कि स्पीड बोला है, परसेप्शन स्पीड, परसेप्शन किसी के बारे में बनाते हैं वो, ऑप्शन डी एटीट्यूड यानी कि रवैया। तो क्या प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है, ये आपको बताना है थर्स्टन के अनुसार। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। तो प्राथमिक मानसिक योग्यता क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो ये एटीट्यूड नहीं है, रवैया नहीं है, बाकी सब है। स्मृति है, संख्या है, परसेप्शन स्पीड है, पर ये प्राथमिक मानसिक योग्यता में नहीं आता एटीट्यूड। अगला किसके अनुसार? तो थर्स्टन के अनुसार। अगला 145 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी इस प्रकार के कोड चुनने हैं हमें। ठीक, आखिरी का मैं लिख दूं आपके लिए। देखो, चिल्ड्रन लर्न थ्रू
बच्चे रिक्त स्थान के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन ए सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क से। ऑप्शन बी सोशल पार्टिसिपेशन, सामाजिक भागीदारी से। किससे सीखते हैं? तो दोनों से सीखते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो 145 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा इसका दोनों से सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन और सोशल पार्टिसिपेशन दोनों से सीखते हैं बच्चे। फिर अगला है 146 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको, देखिए। द नॉलेज अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड्स enables us to economize our efforts and maximize dash। विभिन्न प्रकार की अभिक्षमताओं के बारे में ज्ञान हमें अपने मेहनतों को कम करने और रिक्त स्थान को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। रिक्त स्थान भरे प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन बी लर्निंग अधिगम को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन सी रीडिंग अध्ययन को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन डी मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। अभिक्षमताओं के बारे में, एप्टीट्यूड्स के बारे में, अपने एप्टीट्यूड्स के बारे में, एप्टीट्यूड्स के बारे में ज्ञान हमें अपने मेहनत को कम करने और रिक्त स्थान को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो बताइए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया आपको, क्या हो जाएगा इसका, बताइए। 146 नंबर का प्रश्न है, तो अधिगम को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन बी लर्निंग को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। अगला 147 नंबर का प्रश्न है, देखिए। मैच्योरेशन इज रिलेटेड टू, परिपक्वता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की प्रक्रिया से। ऑप्शन बी प्रोसेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रक्रिया से। ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की प्रक्रिया से। ऑप्शन डी प्रोसेस ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता की प्रक्रिया से। मैच्योरेशन रिलेटेड है, परिपक्वता संबंधित है, किससे है? और बताना है आपको, सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया आपको। 147 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या आ जाएगा? तो परिपक्वता कब आती है? तो जब आप बड़े होते हैं मतलब ग्रोथ से, वृद्धि की प्रक्रिया से, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ से संबंधित है मैच्योरेशन। ठीक, अगला देखिए। 148 नंबर का प्रश्न है, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू कंसेप्चुअलाइज इंटेलिजेंस वाज द साइकोमेट्रिक ट्रेडिशन बिगिनिंग विद द वर्क ऑफ डैश। बुद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास रिक्त स्थान के कार्य से शुरू होने वाली साइकोमेट्रिक परंपरा थी। बुद्धि की अवधारणा वाला पहला प्रयास किसने किया? ऑप्शन ए शुरू होने वाली साइकोमेट्रिक परंपरा थी। ऑप्शन नॉम चॉम्स्की। ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन सी नॉर्मन फिंकेलस्टीन। ऑप्शन डी बर्ट्रैंड रसेल। तो बुद्धि की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? आपको ये याद रखना है बस। बताइए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया। किसने दी थी बुद्धि की अवधारणा? सबसे पहला प्रयास किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने किया था। अल्फ्रेड बीने ने, ये याद रखना है आपको। फिर अगला 149 नंबर का प्रश्न है, 49 नंबर का प्रश्न है, देखिए। 149 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए एवरीवन हैज हिज हर और हर ओन वे ऑफ लर्निंग, हर किसी का अधिगम का अपना तरीका होता है। ठीक है, सही बात है। पर्सन शुड फॉलो अदर्स वे ऑफ लर्निंग, व्यक्तियों को दूसरों के अधिगम के तरीके का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा है। ऑप्शन सी देयर आर वेरियस थ्योरीज विच फैसिलिटेट आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लर्निंग, ऐसे कई सिद्धांत हैं जो अधिगम के बारे में हमारी समझ को आसान बनाते हैं। ऑप्शन डी नोविंग अबाउट हाउ चिल्ड्रन लर्न कैन फैसिलिटेट द एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चे कैसे सीखते हैं इस बारे में जानने से शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया आसान हो सकती। तो कौन सा सही कथन नहीं है हमें बताना है। 10 सेकेंड दिया आपको, सही जवाब दीजिए। कौन सा सही नहीं?
149 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा कि व्यक्तियों को दूसरों के अधिगम के तरीके का अनुसरण करना चाहिए। भैया दूसरा किसी और स्पीड में किसी और तरीके से सीख रहा है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो आप जैसा सामने वाला सीख रहा है, जैसा आपका सहपाठी सीख रहा है वैसे सीखे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अलग तरीके से सीख सकते हैं। बच्चा एक और आपका पड़ोसी जो है वो अलग तरीके से सीखेगा, सहपाठी अलग तरीके से सीखेगा। कोई रट रट के, कोई 5 बार पढ़ के सीखेगा, कोई एक ही बार में सीख जाएगा, ऐसा जरूर। तो व्यक्तियों को दूसरे के अधिगम के तरीके का अनुसरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबका इंडिविजुअल डिफरेंस है। फिर लास्ट प्रश्न है, बी ने सजेस्टेड डैश मेन एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बीने ने बुद्धि के रिक्त स्थान मुख्य तत्वों का सुझाव दिया। ऑप्शन है 2 का 2 मुख्य तत्वों का सुझाव दिया। ऑप्शन बी 3 मुख्य तत्वों का सुझाव दिया। ऑप्शन सी 4 मुख्य तत्वों का सुझाव दिया। ऑप्शन डी 5 मुख्य तत्वों का सुझाव दिया। बीने ने बताइए। बुद्धि से संबंधित प्रश्न है, बुद्धि टॉपिक भी आपका महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना है। 10 सेकंड दिया आपको, बताइए। तो बीने ने बुद्धि के 4 मुख्य तत्वों का सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर हमने कर लिया है इसका। अब आने वाले अगले पेपर के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।